दोस्तों आज मेरी ओपीडी में बलराम नाम का पेशेंट आया मेरा और बहुत खुश था। मेरे लिए मिठाई लेके आया। उसका मैंने 3 महीने पहले ऑपरेशन किया था। उसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर उसे हो गया था। वो ऑटो चलाता है और ऑटो का एक्सीडेंट होने की वजह से उसके कमर में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से दोनों पैर उसके काम करना बंद कर गए, पेशाब में दिक्कत आई। और इस तरह की जो कंडीशन थी उसमें उसके साथ वालों ने, पास आस-पास के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, सब ने बहुत उसे कहा कि तुम ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। उसके बाद पेशेंट बेड रिडन हो जाता है पूरी लाइफ के लिए। लेकिन उसने मेरे बारे में सुना था कहीं कि मैं स्पाइन के ऑपरेशन करता हूँ, तो वो एक उम्मीद के साथ मेरे पास आया। और जब मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने उसे सलाह दी कि आप ऑपरेशन ज़रूर कराइए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। टचवुड सारी चीज़ें ठीक गई, ऑपरेशन भी अच्छे से हुआ। ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी का कुछ टुकड़ा उसकी नस पे दबाव डाल रहा था, वो अच्छे से हटा दिया गया, दबाव उसका हटा दिया गया। उसकी हड्डी को फिक्स किया गया रॉड और स्क्रूज से। और उसके बाद आज 3 महीने बाद उसकी पैरों की ताकत लगभग पूरी वापस आ चुकी है। वो अपने आप चल पा रहा है, पेशाब में भी बहुत अच्छा आराम आ गया है। तो वो बहुत खुश था कि उसने जो डिसीजन लिया रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में कि ऑपरेशन करवाना है, वो सही साबित हुआ। तो आज का ये लॉन्ग वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बारे में है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये रीढ़ की हड्डी की चोट जब लगती है तो क्यों हम सब इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, और मेडिकल साइंस में क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके लिए, वो सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी जो हमारी बॉडी में, सर जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है उसके बाद सिर से नीचे का जो हिस्सा है, हमारे बैठने वाली जो मसल्स हैं यहाँ तक, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसे 3 हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, थोरेसिक स्पाइन जो ये वाला हिस्सा है, और लास्ट में नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं। तो जब ये रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए आज के इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। पहले सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब हमारी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वहाँ चोट लगी है तो किस तरह से कॉम्प्लिकेशन आएंगी और क्या मैनेजमेंट है। और अगर थोरेसिक और लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन से जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ अगर चोट लगी है तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस और किस तरह से मैनेज उसे करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन थोरेसिक और लंबर स्पाइन के फ्रैक्चर हैं। कॉमनली ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होते हैं या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने की वजह से होते हैं। ये बहुत ही दोनों कॉमन रीज़न है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के, हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के। थोड़ी सी बेसिक एनाटॉमी के बारे में बात करें तो रीढ़ की हड्डी जो है वो हम एक मान सकते हैं कि हड्डी का एक पूरा पाइप की तरह है, और इस पाइप के अंदर मेन नस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन कर रही है। राइट फ्रॉम ब्रेन जहाँ एंड होता है वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, और रीढ़ की हड्डी का ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वो नस नीचे तक जाती है, हमारी लंबर स्पाइन तक। तो जब चोट लगती है तो बाहर की रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी होता है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी अलग अलग 33 हड्डियों से मिलके बनी है। तो वहाँ पे फ्रैक्चर किसी भी 1 या 2 3 हड्डी का हो सकता है। ये हड्डी का फ्रैक्चर एक अलग चीज़ है, और साथ में अंदर जो चोट लगी है स्पाइनल कॉर्ड पे, वो एक अलग चीज़ है। ये अलग क्यों है? क्योंकि हड्डी तो जुड़ ही जाती है। आपने सुना होगा कि कहीं भी हड्डी का फ्रैक्चर, बॉडी में किसी भी एक हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, अगर आप उसे इमोबिलाइज कर देंगे, प्लास्टर में बांध देंगे, तो 3 महीने बाद नेचुरल प्रोसेस है हड्डी का जुड़ने का, वो जुड़ ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है। रीढ़ की हड्डी में हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक हड्डी ना होकर अलग अलग हड्डियाँ हैं। फिर भी बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि हड्डी वाला पार्ट जुड़ जाता है, चाहे ऑपरेट करें उसे चाहे ना करें। लेकिन मेन कंसर्न होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर रन कर रहा है, उसमें जो चोट लगी है वो जो है बहुत लंबा समय लेती है ठीक होने में, और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से ही पैरों का काम करना बंद हो जाता है, पेशाब में, मोशन में, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो जब भी इस तरह का फ्रैक्चर होता है तो एज ए स्पाइन सर्जन हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या कोई नस पे दबाव है या नहीं है।
अगर नस पे दबाव है, कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर होगा टुकड़ा उस पे नस पे दबाव डाल रहा है, तो डेफिनेटली हमें ऑपरेशन करना है, उस दबाव को हटाना है, ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सके। इसलिए जहाँ भी रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव है, डेफिनेटली हमें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, जैसा कि शुरू में मैंने उस पेशेंट का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाया। जब भी इस तरह का दबाव ऑपरेशन से हटता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें जो चोट लगी है वो जल्दी रिकवर होती है, और जब वो जल्दी रिकवर होती है तो डेफिनेटली नीचे जो सप्लाई उसकी जा रही है पाँव में, ताकत जो मसल्स में है वो वापस जल्दी आती है। इसलिए जहाँ भी ज़रूरत हो हमें ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए। ऑपरेशन उन केसेस में भी ज़रूरी है जहाँ पे हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा चोट है, और शायद कोई भी ऑपरेशन कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी दबाव हम हटा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियरली स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है, वो शायद ठीक नहीं होगी या बहुत लंबा टाइम लगाएगी ठीक होने में। वहाँ भी ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ ऑपरेशन का जो इंडिकेशन है, वहाँ जो पर्पज़ है, हमारा एम है ऑपरेशन करने का रीढ़ की हड्डी में, वो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। रीढ़ की हड्डी को एक स्टेबलाइजेशन मिलेगा, उससे जो कॉर्ड पे चाहे जितना भी दबाव है वो हटेगा, उसको अच्छा फ्लो मिलेगा, ब्लड सप्लाई जो है स्पाइनल कॉर्ड की वो सही से बनी रहेगी। पेशेंट को जो पेशेंट की केयर करनी है, क्योंकि इस तरह की चोट के बाद अक्सर बेड रिडन कुछ टाइम के लिए पेशेंट हो जाता है, तो उसकी केयर भी हमें करनी है। उसको हमें अच्छे से फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, उसकी डाइट, साफ सफाई, हाइजीन, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। वो भी प्रॉपर तभी हो पाएगी जब रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हमने फिक्स कर दिया है ऑपरेशन के द्वारा। जब ऑपरेशन से रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर है वो फिक्स हो गया है, तो हम पेशेंट को बिठा अच्छे से सकते हैं, उसकी केयर अच्छे से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि ऑपरेशन जो है उसका पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्पाइनल कॉर्ड पे से दबाव हटाना है, उसका पर्पज़ ये भी है कि हमें स्पाइन को वापस स्टेबल बनाना है, और ओवरऑल पेशेंट की केयर अच्छे से हो पाए, उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो ये तो बात हुई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, थोरेसिक और लंबर वाली स्पाइन की। यहाँ पे क्योंकि आपके सर्वाइकल स्पाइन में कोई इंजरी नहीं है, तो आपको रेस्पिरेशन, सांस से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो लेटे रहने से, लंबे समय तक जो पेशेंट लेटे रहते हैं उनसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे होंगी। इसमें नंबर 1 आता है बेड सोर होना। किसी भी सूरत में हमें नहीं होने देना चाहिए, बेड सोर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक बार बेड सोर हो गया तो वो बहुत मुश्किल से हीलिंग में जाता है। इसलिए सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से बेड सोर ना हो। इसके लिए ज़रूरी है एयर मैट्रेस हो, प्रॉपर फाउलर्स बेड हो जिसकी पोजीशन हम चेंज कर सकें। पेशेंट की पोजीशन जो है वो हर 2 घंटे से चेंज हो, एक ही पोजीशन में ना लेटा रहे पेशेंट। एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, मालिश पैरों की बहुत अच्छे से करी जाए, जिससे बेड सोर होने के चांस कम हो जाए। इसके अलावा सफाई हमें पूरी मेंटेन रखनी है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, पसीना, गंदगी ये सब ना हो, उसको पेशेंट को अच्छे से वॉश हमें करना है, गीले टॉवल से साफ रखना है, सूखा रखना है, ह्यूमिडिटी नहीं होने देनी है, जिससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं और बेड सोर होने के चांस बढ़ते हैं। तो बेड सोर नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है जिसे हमें बचाना है। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो पेशेंट इस तरह से लंबे समय से बेड रिडन है, वहाँ पे पैरों में अगर एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो वेन्स जो होती है पैर की, वहाँ पे ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिसे हम डीवीटी कहते हैं। ये क्लॉट अगर डिसलॉज होकर पैरों से और ऊपर की तरफ मेन इंफीरियर वेना केवा, जो मेन खून की नलकी है, वहाँ चले जाए और वहाँ से हार्ट में चले जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत, इवन डेथ तक हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखें कि डीवीटी भी ना होने दें। जो अर्ली साइंस हैं डीवीटी के, जैसे कि पैरों की जो पिंडलियाँ हैं खासकर, वहाँ सूजन आना, वहाँ पे टेंडरनेस होना, थोड़ा सा भी प्रेशर करते ही बहुत तेज़ दर्द होना, इस तरह के अगर अर्ली साइंस आ रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके डीवीटी को रूल आउट करिए। डीवीटी अगर है तो पूरा ट्रीटमेंट उसका लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जो चोटें होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे आपका ब्लैडर और बाउल फंक्शन, पेशाब की और मोशन की जो नसें हैं वो भी चोटिल हो जाती हैं।
तो उनका कंट्रोल में भी दिक्कत आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है ऐसे पेशेंट्स को, और यूरिन के लिए अक्सर हमें कैथेटराइज उसको करना पड़ता है। एक पाइप डालना होता है पेशाब के नल की उसको पेशाब के रास्ते में, ताकि प्रॉपर जो यूरिन उसका बाहर आ सके। क्योंकि ये जो पेशाब के नल की या कैथेटर हमने डाली है, इसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इन्फेक्शन होना। तो अगेन यहाँ पे हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंस है, साफ़ सफाई मेंटेन रखें, पेशेंट का जो वाटर इनटेक है, फ्लूइड इनटेक है, वो मेंटेन रखें, पानी उसे ज़्यादा पिलाएं, जिससे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाए। जो कैथेटर है उसे टाइमली चेंज करना भी ज़रूरी है। अगर वहाँ पे थोड़ा भी आपको डाउट है कि इन्फेक्शन है, तो यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएं, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट करवाएं यूरिन की, और ज़रूरत पड़ने पे कैथेटर को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं थोरैकोलम्बर स्पाइन कॉर्ड इंजरी के, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से डेफिनेटली पाँव की ताकत है वो धीरे धीरे वापस आती है, और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। यहाँ पे थोड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में साथ में आपके जो पूरी बॉडी सर्वाइकल स्पाइन के नीचे है वो पूरी पैरालिसिस होने के चांस होते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपके पैर जो है वो पैरालिसिस नहीं हो रहे, यहाँ पे हाथों पे भी असर आता है, पेशेंट अपने हाथ भी यूज़ नहीं कर पाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके सांस लेने की मशीनरी है, सांस की मसल्स हैं, सारी फेफड़े हैं, वहाँ की जो मसल्स है वो कमज़ोर होने लगती है, और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को कई बार वेंटिलेटर भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखें कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्हें अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन और थोड़ा लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट हैं, अगर एक टाइम पीरियड जो 15-20 दिन का है वो निकल गया है और शायद उसे वेंटिलेटर की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सेफली अब उसे होम केयर दे सकते हैं। जो रूटीन हमने फॉलो किया है, जो सारी चीज़ें बताई है थोरैकोलम्बर स्पाइन के लिए, वो सारी एप्लीकेबल है यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन जो इंजरी के पेशेंट है उसके लिए भी। साथ में वहाँ पे हाथों की भी एक्सरसाइज अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाथ भी कमज़ोर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चेस्ट फिजियोथेरेपी, छाती की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट पूरा अपना बलगम बाहर निकाल पाए उसको एनकरेज करना है, चाहे उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी करना पड़े, स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करानी पड़े, या नेबुलाइज कराना पड़े, उसे ये सारी चीज़ें रूटीनली हमें रेगुलरली देनी है, ताकि चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में नंबर 1 जो किलर है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, वो रेस्पिरेटरी फेल्योर है। तो इन चीज़ों से बचना हमें नंबर 1 प्रायोरिटी है सर्वाइकल स्पाइन में। इसके अलावा जो केयर है पेशेंट की वो सेम है जो थोरैकोलम्बर स्पाइन कॉर्ड इंजरी में है। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी पेशेंट की हमें केयर उसी तरीके से करनी है। यहाँ पे जो ऑपरेशन का डिसीजन है वो अगेन उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे नस पे कितना दबाव पड़ रहा है, हड्डी का फ्रैक्चर कितना है। अगर इंडिकेशन है ऑपरेशन की तो ज़रूर करवाइए, इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को वापस रिकवर होने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जिससे हम रिकवरी पाथ पे ला सकते हैं ऐसे पेशेंट को। मेडिसिन्स डेफिनेटली कुछ ऐसी न्यूरो रीजनरेटिव मेडिसिन्स आजकल हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे न्यूरॉन्स की रिकवरी बढ़ेगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी रिजॉल्व होंगी धीरे धीरे मेडिसिन से, और पेशेंट की रिकवरी भी उसके साथ बढ़ेगी। तो ये सारी मेडिसिन्स हम दे सकते हैं। मेडिसिन्स के अलावा बहुत ही आपने कॉमनली सुना होगा कि स्टेम सेल थेरेपी आई है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल थेरेपी अभी तक रिकमेंडेड नहीं है। आप किसी भी तरीके से ऐसे चक्कर में मत फंसिए कि हमें स्टेम सेल थेरेपी देंगे तो बहुत अच्छा आराम आ जाएगा, बिल्कुल पेशेंट दौड़ने लगेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये बहुत कॉस्टली थेरेपी है, नॉर्मली पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लगभग 30-40 लाख का खर्चा इसमें लगता है, और उसके बाद भी थोड़ा डाउटफुल है कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लगभग इसको अपने दिमाग से इसको ऑप्शन को निकाल दीजिए स्टेम सेल थेरेपी को, और आप जो ट्रेडिशनल अभी जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है जो हमने डिस्कस किए हैं सारे, ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी, पेशेंट की केयर, चेस्ट इन्फेक्शन अवॉइड करना, यूरिन इन्फेक्शन, इन सब पे आप फोकस रखिए। तो दोस्तों कुल मिला के ये था आज का वीडियो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।